जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम मात्र कुछ ही दिन शेष बचा है और आपके पास काफ़ी कम समय है। तो गाइस, आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पुराने वीडियो बनाया गया है आपके लिए, उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों को इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं कि आप लोगों को वहीं से ही क्वेश्चन पूछेंगे। देन गाइस, आपके सामने जीके की एक क्लास लेके हाजिर है, जिसमें हम लोग अंतिम संघर्ष करेंगे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर डालेंगे। तो अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि समय समय पे आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग कि आप बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे कि सर, ये जो एएनएम का सिलेबस है, आई मीन एएनएम की जो वैकेंसी है वो कितनी है, और यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं के लिए कितने नंबर मिलेंगे। देन गाइस, ये सभी चर्चा हम लोग एग्ज़ाम के बाद करेंगे। ये अच्छा रहेगा, अभी आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दे दो। देन उसके बाद आप लोगों को समझाया जाएगा कि यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, सब समझा दिया जाएगा आपको। बस आप एग्ज़ाम अच्छे से दे के आ जाओ, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और अच्छे नंबर भी प्राप्त करके आओ। देन उसके बाद सभी प्रोसेस यहाँ पे समझाई जाएगी। एडमिशन के बाद क्या करना है, एडमिशन के बाद आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम चर्चा करेंगे। बट अभी एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस। वीडियो शानदार रहने वाला है। देन आप लोगों के लिए जो हम कल उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारी वाणियों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स है। फिर भी हम लोग कवर करेंगे, ओके गाइस। और आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनोगे, क्योंकि यहाँ हम जीके की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और ये हमारा अंतिम संघर्ष है। देन उसके बाद एक बायोलॉजी का वीडियो लाया जाएगा, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन भी कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करते गाइस आज का वीडियो। चलिए, तो आप सभी साथियों के सामने आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, फिर भी आप लोगों का एक बार रिवीजन करवा ही दिया जाए, ओके। तो गाइस, आप सभी साथियों को अगर इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, आपका जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा कितने राज्यों के साथ बनती है। तो गाइस, नोट डाउन जरूर कर ले, 5 राज्यों के साथ सीमा बनती है। और कौन कौन से है वो 5 राज्य, तो वो भी आप लोगों को बता दूं। पहला राज्य आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ओके गाइस, कौन सा, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर में सीमा बनाता है। देन आपका सेकेंड राज्य है राजस्थान, और थर्ड है गुजरात, ओके, जो कि आपके पश्चिम में सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। देन आपका फोर्थ राज्य कौन सा है गाइस, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका फोर्थ राज्य है क्या, महाराष्ट्र, ओके। ये आपका कहाँ पे सीमा बनाता है, तो ये आपका पश्चिम में बनाता है। देन आपका लास्ट और पांचवा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, जो आपके मध्य प्रदेश के पूर्व में सीमा बनाता है। तो इस प्रकार इन पांचों राज्यों को भी आप लोग याद कर लोगे, ओके। देन गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी साथियों को याद में रखना है कि आपका जो मध्य प्रदेश राज्य है वो आपकी सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ बनाता है। किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। देन गाइस, बढ़ेंगे आगे। तो आगे आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वक्त काफ़ी कम है, आप लोगों को तैयारी भी करना है, देन इनका रिवीजन भी, ओके। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपका गुजरात राज्य है, जो कि पश्चिम पश्चिम में सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है, ओके। तो ये नोट डाउन जरूर कर लोगे आप। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है,
मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो गाइस आप लोगों को इसे बिल्कुल याद कर लेना है। ओके, मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में? तो गाइस आप सभी साथियों को बता दूं, मध्य प्रदेश का टोटल जो एरिया है वो आपका है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसे बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, जैसा कि बार बार चर्चा करते आए हैं हम, जो पुराने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए गए थे जीके की वीडियो, उसमें भी चर्चा की है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को अपने मानव मस्तिष्क में इसे फिट कर लेना है कि छिंदवाड़ा आपका सबसे बड़ा जिला है, ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। तो गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए जाएंगे एक ही वीडियो में। निम्न में से कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती है? तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों के लिए ये कर्क रेखा का वीडियो बनाया था। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लोगे आप लोग। ओके, जो आपकी कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के कितने, यानी आपका जो, देखिए क्वेश्चन आपका है निम्न में से कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती है? आपको ध्यान में रखना है जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है वो टोटल 14 जिलों से गुजरती है। अब गाइस 14 जिलों का नाम याद रख पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं बता दूं, अगर वो वीडियो आप देख लोगे ट्रिक वाला तो आपको 2 मिनट में ट्रिक याद हो जाएगी और जिले भी पूरे याद हो जाएंगे। और वो ट्रिक थी आपकी उसी विदिशा में भोज, देखिए आपके ट्रिक क्या थी? रउआ उसी विदिशा में भोज राज करे। तो गाइस उस वीडियो को देख लेना, पूरा एक्सप्लेन करके बताया है मैंने, और 2 मिनट में कैसे पूरे 14 जिला याद रखना है आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती है? तो आप लोगों को याद में रखना है गाइस, आपके जबलपुर से भी गुजरती है, उज्जैन से भी गुजरती है, भोपाल से भी गुजरती, बट आपके इंदौर से नहीं गुजरती है। ओके, अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आगे गाइस अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन अगला। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्षेत्रफल। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का कौन सा बड़ा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने 8वां, 10वां, दूसरा या 11वां। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जो आपका मध्य प्रदेश वो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और पहला देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। ओके, बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार और बार बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, आपकी जो धूपगढ़ चोटी है उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, और ये बार बार पूछा जाता है। देन गाइस यहाँ आपको बताना है कि धूपगढ़ कहाँ है। ओके, ये जो आपकी धूपगढ़ की चोटी है ये कहाँ है, ये कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपका, चलिए शानदार और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ओके, तो जूम कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ये आपके सामने जूम हो चुका है और ये क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखना है आपका जो दतिया है, ओके, वो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, बट ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर बात पूछे आपको कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है 52वां जिला आपका निवाड़ी। ओके, अगर क्वेश्चन पूछे आपको वर्तमान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपको निवाड़ी करना है। ओके, देन अगर पूछ ले आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो आपको दतिया करना है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, एक मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग इसे पहले सेट कर लेते हैं। ओके,
गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे क्लियर कर लेते। ओके, ये जो आपके सामने स्पेस है इसे क्लियर करेंगे हम लोग, देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या है। जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन जूम हो चुका है। देन अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है ये बताने से पहले आपको बता दूं कि भारत का चेरापूंजी मौसिम राम को कहा जाता है। किसे? मौसिम राम एक स्थान है। ओके, इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती। तो गाइस आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ध्यान रहे आपको, आपके जो पंचमढ़ी है जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ओके, और पंचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, ये आप लोगों को बार बार बताया जाता है गाइस। और यहाँ पे पंचमढ़ी जो है आपका प्रथम पर्यटन स्थल है। कैसा? प्रथम पर्यटन स्थल, या इसे हिल स्टेशन भी कहा जाता है। देन बात करेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन में अमरकंटक की। तो आपको ध्यान में रखना है अमरकंटक क्यों स्पेशल हो जाता है। तो ये आपके राज्य का दूसरा पर्यटन स्थल है। देन यहाँ से आपकी नर्मदा, ओके, माही और सोन, गाइस यहाँ पे नोट डाउन करोगे, नर्मदा, ओके, नर्मदा, सोन और जोहिल्ला, ये तीनों नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। ओके, नर्मदा, सोन और जोहिल्ला नदी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में आती है। तो ध्यान रख लोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धूपगढ़ से संबंधित क्वेश्चन। ओके, तो ये जो आपका है महादेव श्रेणी में आता है धूपगढ़ की चोटी, जो कि 1350, ओके, कितनी 1350 किलोमीटर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश के कितने भाग है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, भौगोलिक रूप से जो मध्य प्रदेश के भाग है वो 3 भाग है। ओके, देन गाइस यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल वाइज ना जाते हुए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, वर्तमान में अभी 52 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश में, और देन अभी 3 जो आपके 3 जिले हैं वो प्रस्तावित है। ओके, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। बताना है आपको निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है श्योपुर, सीहोर और कटनी, ये तीनों जिला मुख्यालय है, बट आपका इटारसी एक शहर है, और आपको बताना है इटारसी आपका कहाँ पे है, कमेंट करके। ओके, बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से शामिल जिला समूह कौन सा है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि बुंदेलखंड वाला एरिया आपका कौन सा पड़ता है। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश का कुछ इस टाइप से मैप गाइस। तो ये आपका उत्तर वाला एरिया जो है वो बुंदेलखंड कहलाता है, ये आप लोगों को बताया था। और उत्तर वाले एरिया साइड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। तो ये आप लोगों के आ जाते हैं कहाँ, बुंदेलखंड वाले एरिया में। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन जरूर कर लोगे आप, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में जरूर पूछता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, 2003 में मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिलों में शामिल है। ऑप्शन आपके सामने सीधी, बड़वानी, ओके, सीधी, बड़वानी, हरदा और बुरहानपुर है। तो आपको ध्यान में रखना है जो 2003 में बना था आपका जिला वो है बुरहानपुर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि
कि आपके 2008 में 2 जिले बने थे, और वो कौन से थे? अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होके बना था, और आपका सिंगरौली, सिंगरौली आपका सीधी से अलग होके बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो आप लोगों को याद में रखना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों जिले आपके 2008 में बने थे। एक अलीराजपुर झाबुआ से अलग होके, एक सिंगरौली आपका बना था सीधी से अलग होके। अब गाइस सिंगरौली के लिए स्पेशल आपको याद में रखना, ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती। कैसी? ऊर्जा राजधानी कहलाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके जो 2 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो छिंदवाड़ा और शिवपुरी है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला युग्म कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है, दतिया और हरदा। ओके, ये आपका सबसे छोटा युग्म है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर वर्तमान में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, निवाड़ी सामने आ जाएगा। ओके, निवाड़ी का सबसे कम क्षेत्रफल है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपका है, 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपके जो कर्क रेखा है उसके समीप जो जिले हैं सबसे, वो आपके उज्जैन है, रतलाम है और राजगढ़ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है किस जिले में? छिंदवाड़ा, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा या सागर? तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका कहाँ नहीं है? सागर में। ओके, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है आपकी सागर में नहीं है। गाइस हमेशा याद रखना, आपका जो विंध्य प्रदेश है, ओके, और सतपुड़ा श्रेणी, ओके, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य प्रदेश, इसके बीच से बहती है आपकी नर्मदा नदी। ओके, बड़े और निकलती कहाँ से? तो मैकल श्रेणी से निकलती है। ओके, अमरकंटक अनूपपुर जिले से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। केवल 3 जिले हैं किस राजस्व संभाग में? होशंगाबाद, चंबल, रीवा, ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है, ए और बी दोनों में 3-3 जिले हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, कुल जिलों की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश के गठन के समय? तो आपको ध्यान में रखना है, जब मध्य प्रदेश के गठन के समय, और गठन कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1956 को। और इस वक्त आपके जिले कितने थे? 43 जिले थे। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपका जो मध्य प्रदेश है उसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ था। देन यहाँ पे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए यहाँ पे ऊपर कर लेते क्वेश्चन को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है, जिलों के पुनर्गठन, चलिए, जिलों के पुनर्गठन से निम्न समितियां संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है, BR दुबे समिति और MSC देव समिति, ये दोनों ही आपके जिला पुनर्गठन से संबंधित थी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बार बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश का। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अलीराजपुर जो कि 2008 में झाबुआ से अलग होके बना था, ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ओके, देन गाइस यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। तो आगे आपका क्वेश्चन है, चलिए, सिगार, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? बताना है आपको, सिगार, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये तीनों आपका कहाँ है? मालवा के पठार में। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ, मध्य प्रदेश के किस भू क्षेत्र को गंगा बेसिन का भाग माना जाता है? मालवा का पठार, मध्य उच्च प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार या
बघेलखंड का पठार। तो आपको इसका उत्तर याद रख लेना है। आपका जो मध्य उच्च प्रदेश है उसे गंगा बेसिन का भाग माना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार, जूम कर देते हैं हम। मध्य भारत के पठार की प्रमुख जनजाति है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो मध्य भारत है उस पठार की प्रमुख जनजाति आपकी सहरिया है। ओके, देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? तो अगला क्वेश्चन है, किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत या रीवा? तो इसका उत्तर आपको ध्यान में रखना है, आपके जो चौपायों की संख्या है वो रीवा में सर्वाधिक है। देन अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न पठारों में से किस में स्थित है सिद्र बाबा पहाड़ी? बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। तो गाइस आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका उत्तर आपका है बुंदेलखंड। ओके, कौन सा? बुंदेलखंड में स्थित है आपकी सिद्ध बाबा पहाड़ी। ओके, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है, गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना युग की चट्टानें हैं वो निम्न क्षेत्र में मिलती है। सतपुड़ा, मालवा, मध्य भारत या बुंदेलखंड क्षेत्र? तो इनमें से कौन से क्षेत्र में मिलती है आपको? तो ध्यान रहे, आपके सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है आपकी गोंडवाना युग की चट्टानें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? खैर, पलाश, साल या धावड़ा? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो खैर है उससे, खैर की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं मंडला, जबलपुर, शहडोल। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो तीनों ही जिले हैं इनमें लाख का उत्पादन किया जाता है। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपको, प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिया है उपज, क्या क्या यानी क्या क्या यहाँ पे उपज होती है हमारे मध्य प्रदेश में, और कहाँ ये क्या क्या काम में आती है, क्या क्या बनाने में इसका किस में उपयोग किया जाता है। तो गाइस चलिए जोड़ी मिला लेते। आपको पता है तेंदुपत्ता का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बीड़ी बनाने के निर्माण में। देन आपका जो बांस का उपयोग किया जाता है वो कागज बनाने में किया जाता है, और खैर का उपयोग कत्था बनाने में किया जाता है, हर्रा का खाद्य सामग्री में, और लाख का आपके चूड़ी बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपका उत्तर मिल गया है सही जोड़ी। तो गाइस अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन जरूर कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन आपका है, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आपको ध्यान में रखना है 24.98% है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे पुनः रिपीट कर देते हैं हम, यहाँ अच्छा और स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपका ये क्वेश्चन। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आपको ध्यान में रखना है 24.98% है आपका भौगोलिक क्षेत्र। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका हुआ था, कब हुआ था? 1974 में हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में। देन 1974 को आपका टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, यहाँ पे मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंध पर्णपाती वन पाए जाते? बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। तो गाइस इसका याद रखोगे आप लोग, आपका जो होशंगाबाद है, पन्ना और बैतूल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप लोगों के पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है बहुत ही शानदार क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है, यानी जहाँ पे आप लोगों की फसल या कृषि नहीं हो सकती उसे बंजर भूमि कहा जाता है। अब ये मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो आप लोगों को ध्यान रहे आपके मध्य प्रदेश में ओके कितने परसेंटेज है, तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना। 21.75% भूमि आपकी बंजर है। ओके, बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। निम्न में से किन किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम। तो आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त तीनों जिलों में आपकी जो बंजर भूमि है उसका प्रतिशत अधिक है। ओके, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है, यानी कितने प्रतिशत भूमि पे जो आपका है पशु चारण होता है, ये आप लोगों को पूछा है मध्य प्रदेश में। तो आपको ध्यान में रहे हमारे मध्य प्रदेश में 11.92% भाग पे चारागाह होता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी यहाँ पे 11.92% भाग पे आपका पशु चारण किया जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश के वन संबंधी तथ्यों में सही है। राज्य में 16 वन व्रत है। प्रदेश के खंडवा, जबलपुर, रीवा में सबसे बड़े वन व्रत है। प्रदेश के उज्जैन, शाजापुर, भिंड सबसे छोटे वन व्रत है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो उपरोक्त कथन सभी सत्य है। आपको ध्यान में रखना है आपके मध्य प्रदेश राज्य में 16 वन व्रत है। खंडवा, जबलपुर, रीवा सबसे बड़े वन व्रत है। यहाँ पे उज्जैन, शाजापुर और भिंड सबसे छोटे वन व्रत है, यानी यहाँ पे सबसे कम पाए जाते वन और यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते। देन आपका ये आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, यानी तीनों कथन आपके सत्य हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही शानदार और प्यारा सा। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, यानी रिजर्व क्षेत्र। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है 61.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। देन बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है मध्य देश के लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, आपको इसका उत्तर ध्यान में रखना है। आपका जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो 20% है। ओके, देन गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है, यानी ऐसा क्षेत्र जिस पे कोई भी वन नहीं है, वो कितने प्रतिशत है मध्य प्रदेश में? बहुत ही शानदार और अब तक का सबसे उम्दा सवाल। ओके गाइस, तो आप लोगों को इसे नोट डाउन कर लेना है। आपका जो है कितने प्रतिशत यहाँ पे वन नहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश की भूमि में, तो यहाँ पे 40% भाग पर कोई वन नहीं है मध्य प्रदेश में। ओके, देन गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? कटीले वन। ओके, ग्वालियर, श्योपुर, मंडला, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को ध्यान रहे ये तीनों स्थान पे आपके कटीले वन पाए जाते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है? नोट डाउन करें, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है? तो आपका जो मालवा पठार है, ओके, इंदौर साइड वाला, उज्जैन साइड वाला, धार साइड वाला, ओके, उसे मालवा पठार कहा जाता है। ओके, वो जो एरिया आता है मालवा में आता है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपका ज्वालामुखी के लावे से बना है। ओके गाइस, देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है भौतिक बनावट की दृष्टि से? तो वेरी वेरी आईएमपी 3 भागों में बांटा गया है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बार बार आप लोगों को करवाया गया है और ये बिल्कुल अभी तक याद हो जाना चाहिए, बांधवगढ़ का जिला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आते हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है उमरिया जिले में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी गाइस। ओके, देन ये उमरिया में पाया जाता है। उमरिया को आपके सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लोगे, एग्जाम में पूछा जाता है। देन आपका जो बांधवगढ़ है वो बाघ घनत्व वाला, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी नोट डाउन कर लोगे, बार बार एग्जाम में
पूछा जाता है। देन अभी तक बताया जा रहा है, आपको तो याद हो ही जाना चाहिए। देन गाइस फिर ना बोलो कि सर ने बताया नहीं था और एग्ज़ाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो फिर आप लोगों को दिक्कत जाएगी, इसलिए याद कर लोगे। प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बालाघाट में प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1979 को। ओके, ये आपका बालाघाट में है वन राज्यिक महाविद्यालय प्रदेश का। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है 881 मीटर है आपकी विंध्याचल की अधिकतम ऊंचाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है मध्य प्रदेश? तो आपको ध्यान में रखना है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से आपका जो मध्य प्रदेश है उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। बहुत ही आईएमपी और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर HD सांकलिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। वेरी वेरी आईएमपी 52 नंबर के क्वेश्चन का गाइस। ओके, तो आप लोग नोट डाउन करें इसका आंसर। आपका जो यानी डॉक्टर HD सांकलिया थे, ओके, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और मध्य प्रदेश के किन स्थानों से की थी? तो आपका है महेश्वर, नावदा टोली। ओके, ये दो स्थान से, एक था महेश्वर और एक था नावदा टोली। ओके, देन बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन? मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके खंडवा में पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं जीके के, और आपको जो पुराने वीडियो है उनमें तो बिल्कुल डिटेल वाइज बताया गया है। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? बहुत ही प्यारा और शानदार, बिजावर, ग्वालियर, पन्ना, उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका उत्तर नोट डाउन करें। आपका जो पन्ना है यहाँ पे पाई जाती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब पन्ना आपका क्यों फेमस है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे एकमात्र आपका जिला है जहाँ पे हीरा उत्पादन होता है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी, हीरा उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पन्ना में होता है। देन यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता? सीधी, खंडवा, मंदसौर, ग्वालियर। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो ग्वालियर है, ओके, उसे क्या नहीं माना जाता? तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, क्या नहीं माना जाता? पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की और चौड़ाई क्या है? ओके, जब मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब आपकी जो मध्य प्रदेश की सीमा थी वो कितनी चौड़ी थी? उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको ध्यान में रहे, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई, ओके, थी वो कितनी थी? तो आपको ध्यान में रखना है, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, यानी अविभाजित मध्य प्रदेश की पूछे पूर्व से पश्चिम, तो आपको नोट डाउन कर लेना है आपका 996 किलोमीटर। ओके, देन गाइस यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका क्या है? देखिए आगे अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा। ओके, यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? तो आपको ध्यान रहे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी आपकी 650 किलोमीटर, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं अलग हुआ था, अविभाजित था। ओके, देन गाइस अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से बनना चाहिए अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इस दृष्टि से यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही चुनिए। आपके सामने दिया है 17 डिग्री, ओके, 46 उत्तरी अक्षांश, ओके, देन यहाँ पे 26 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे दिया है 79 59 पूर्वी देशांतर से
84, 51 पूर्वी देशांतर मध्य। तो आपको ये दोनों सही कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो देखिए अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश को कितने राज्य की सीमा छूती है? तो 5। और वो कौन कौन से हैं तो आपको बताया था मैंने, आप याद कर लोगे। देन आपका जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब कितनी सीमा थी? तो ये आपके 7 राज्य छूते थे। ओके, आप लोगों को ध्यान में रखना है जब अविभाजित था मध्य प्रदेश। देन गाइस बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार। निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं, देखिए जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके वो राज्य थे आंध्र प्रदेश, ओके, देन आपका था बिहार, ओके, और एक था आपका उड़ीसा। ये जो तीनों राज्य थे ये आपके सीमा को छूते थे। ओके, कब? जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, तो क्वेश्चन आपका है प्रदेश के किस क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई थी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होगा कि प्रदेश के कितने क्षेत्रों में, प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 33% से भी कम क्षेत्र में पंचवन योजना लागू की गई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1976 में प्रारंभ की गई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लोगे आप लोग। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लोगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए क्वेश्चन आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी 2011 की अनुसार रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है? ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर बहुत ज़्यादा और मोस्ट आईएमपी हो जाता है। याद रखोगे 11.23% आपका पाया जाता है वन क्षेत्र। ओके, देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी आईएमपी। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? तो यहाँ पे 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। ओके, मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे और तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के निर्माण में यूज किया जाता है, ये नोट डाउन कर लोगे। और कितना? 60% उत्पादन यहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, चलिए ये आपका रिपीट हो चुका है, ये हम लोगों ने कर चुके हैं। हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? निम्न में किस पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश को? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार या दक्षिण का पठार? तो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपका दक्षिण का पठार कहा जाता है, ओके, मध्य प्रदेश को। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग है क्या कहलाता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो आपका भाग है ये क्या कहलाता है? तो ये मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? तो यहाँ पे आप लोगों का ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन या कथनों को छाटिए। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा का के बेसिन का भाग है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है आगे। ओके, इसे भी पढ़ लेते हैं, इन दोनों कथनों को भी। चलिए 2 कथन और आपके क्या है गाइस? तो यहाँ पे पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका जो 67 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। ओके, ये सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
मध्य प्रदेश वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो आपको बताना है ये आपका वन मंडला अधिकारी कहलाता है। वन मंडला अधिकारी उच्च अधिकारी कहलाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो मध्य प्रदेश में 2011 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार खुला वन क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को याद में रखना है आपका जो 36,000 ओके 36,074 वर्ग किलोमीटर में आपका है खुला वन क्षेत्र। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार। विंध्यन सेल विंध्यन सेल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है। विंध्यन सेल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है सतपुड़ा, मालवा, बघेल, मध्य भारत का पठार। तो आपको ध्यान में रखना है मध्य भारत का पठार आपका सही उत्तर हो जाएगा। विंध्यन सेल समूह वाला, ओके, सर्वाधिक प्रधानता वाला। देन यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को याद में रखना है ये आपका छिंदवाड़ा, ओके, छिंदवाड़ा वाले एरिया में धारवाड़ सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज के नाम संज्ञा दी जाती है? संकोली सीरीज, सौंसर सीरीज या चिपली या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है बालाघाट वाली जो श्रेणी है वो चिपली सीरीज आ जाती। कौन सी? चिपली सीरीज। देन बालाघाट में मुरम नाला भी पाया जाता है और सर्वाधिक तांबा बालाघाट के मलाजखंड में उत्पादित होता है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो गाइस बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है ये आपकी बिजावर सीरीज आती है। ओके, सौंसर सीरीज आपका छिंदवाड़ा क्षेत्र है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, वह सेल जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में मौजूद है, लोअर विंध्यन या अपर विंध्यन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपको नोट डाउन कर लेना है ये आपका होगा अपर विंध्यन। ओके, कौन सा? कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा और शानदार, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, जबलपुर स्तर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका दोनों ही है, चौगान और जबलपुर स्तर दोनों के ही नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में। देन बढ़ेंगे आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसमें जुबेरा का गुंबद स्थित है? इनमें से किसमें जुबेरा का गुंबद स्थित है? करार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार? तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा, आपका जो करार भूमि है वहां पे जुबेरा का गुंबद स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा, अविभाजित मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? जो आपका जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब आपका जो प्राकृतिक भाग है वो कितने में बटा था? तो गाइस इसको ध्यान में रखना है, आपका 9 भागों में बटा था, लेकिन अभी आपका कितना? 3 भागों में बटा है। ओके, देन गाइस बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है, निम्न में से किसे? कैमूर कगार, भांडेर कगार, ए और बी दोनों? तो गाइस यहाँ पे 78 नंबर का उत्तर आप याद रखोगे, ए और बी दोनों, कैमूर कगार और भांडेर कगार में बटा हुआ है आपका गंगा तथा नर्मदा का जल। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे 79 नंबर का, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 79 नंबर का, तो आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त सभी सत्य है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश में स्थिति है, उत्तर में, मध्य में, दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं? तो नोट डाउन कर लोगे, इंपॉर्टेंट है और वेरी आईएमपी। ओके,
80 नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, आपका जो विंध्य प्रदेश है वो उत्तर में है। ओके, देन आपके दक्षिण में आपका सतपुड़ा आ जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? तो अगला क्वेश्चन आपका है मध्य उच्च प्रदेश के कितने विभाग है? 4, 5, 6, 3। तो आपको ध्यान में रखना है इसके कितने विभाग है। तो गाइस 81 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, आपका हो जाएगा कितने? 5। ओके, 5 विभाग आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना सन 1995 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से शुरू हुई थी? तो गाइस इसका सही उत्तर आपको नोट डाउन कर लेना है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू हुई थी। देन आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो गाइस ये क्वेश्चन के ऑप्शन आगे है, आगे देखते हैं ऑप्शन आपका। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है नंदा देवी। ओके, नंदा देवी, दंडारकय या पंचमढ़ी और अमरकंटक सभी। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे 83 नंबर का हो जाएगा, पंचमढ़ी और अमरकंटक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में हीरा किस श्रेणी में मुख्यतः उपलब्ध है? भंडेर, कैमूर, सोसर, विंध्यन, कडप्पा। तो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। आपका जो हीरा है वो उत्पादन कहाँ होता है? राज्य का एकमात्र स्थान पन्ना में होता है। ओके, और यहाँ पे किस श्रेणी का हीरा उत्पादित किया जाता है ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। आपको ध्यान में रखना है हमेशा विंध्यन, कडप्पा, क्योंकि आपका जो पन्ना है ओके वो आपका उत्तर में आता है, और आपकी उत्तर वाली जो है विंध्य विंध्य प्रदेश कहलाता है या विंध्य श्रेणी कहलाता है, और यहाँ पे आपका कडप्पा श्रेणी का हीरा उत्पादित किया जाता है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरे क्रम पर कौन सा राज्य है? काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरे क्रम पर कौन सा राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है हमारे मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है काली मिट्टी के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? 50 सेंटीमीटर, 50 या 60 या 75 या 100 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, आपका जो है 75 सेंटीमीटर वो रेखा जल विभाजक मानी जाती है। ओके, देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, चलिए, मध्य प्रदेश के किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, और ये आपको एग्जाम में पूछेगा। और गाइस इसे नोट डाउन कर ले आप लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। कैसा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला है, और आईएमपी और मोस्ट आईएमपी कर लो आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है आपकी कर्क रेखा यहाँ पे उत्तरदायी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 89 नंबर के क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान रखना है, आपकी 3 ऋतुएं पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नदी और उनके उद्गम संबंधित जोड़ी जो सुमेलित नहीं है। वर्धा नदी मुल्ताई, पार्वती गुना, तवा महादेव पर्वत, छिप्रा, काकरा बर्डी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रहे, नदियों का वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया है आपको, और आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। तो आपको ध्यान रहे आपका जो है पार्वती वो गुना से रिलेटेड नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये वीडियो लाने का मोटिव मेरा था कि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो आपको बताना है वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। 91 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, बता दूं यहाँ पे आपका है नर्मदा घाटी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो ध्यान रहे आपका मालवा की पठार को सम जलवायु कहा जाता है। देन बढ़ते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे,
मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रहे, उनाला, चौमासा, सियाला, उपरोक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को 93 नंबर का उत्तर नोट डाउन कर लेना है। हम मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से भी जानते हैं, उनाला, चौमासा, सियाला, उपरोक्त सभी। ओके, इन तीनों नाम से जानते हैं। ओके, और 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ये भी नोट डाउन कर लोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 94 नंबर का। तो आप यहाँ पे उत्तर नोट डाउन कर लोगे, सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में तापमान में वृद्धि होगी। ओके, तो गाइस अगर सूर्य निकलता है तो तापमान में वृद्धि तो होगी ही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी होती है? बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन। तो ध्यान में रखना है, कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा में लंबवत पड़ती है अगर आपकी सनलाइट, तो वहाँ क्या होता है, अधिक गर्मी पड़ती है। देन बढ़ते हैं आगे। अधिकतम तापमान वाला स्थल मध्य प्रदेश में कौन सा माना जाता है? तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। आपका जो गंज बसोदा है वो वहाँ पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ओके, इसलिए इसे सबसे अधिक गर्म स्थान कहा जाता है, मध्य प्रदेश का गंज बसोदा। ओके, और ये गंज बसोदा कहाँ स्थित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, यहाँ पे किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान में रखना है। 97 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर वाले माह को कहा जाता है आपका द्वितीय गर्मी ऋतु। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पे पाया जाता है? तो गाइस सर्वाधिक तो गंज बसोदा में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम कहाँ पाया जाता है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है और ध्यान रहना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रहे, आपके जो शिवपुरी है यहाँ पे सर्वाधिक कम तापमान पाया जाता है और इसे पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में किस स्थान में होती है? तो आपको बताया था पंचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है पर्यटन इस। ओके, पंचमढ़ी को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे, चलिए बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 100 नंबर का क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रहे, वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। देन आगे बढ़ते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा गाइस, यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समूह निम्न वर्षा, ओके ये नोट डाउन कर लोगे आप लोग, निम्न में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो वेरी वेरी आईएमपी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये आपका सर्वाधिक कम क्षेत्र में यानी निम्न वर्षा वाले स्थान है यहाँ पे। ओके, ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो है ये जो ऊपर वाले जिले हैं उत्तर वाले, यहाँ पे सरसों का अधिक उत्पादन होता है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे जल अधिक काफ़ी कम पाया जाता है। ओके, आगे क्वेश्चन आपका है, चलिए यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन और कथनों को छाटिए। पहला कथन है आपका है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत में है। 125 से 150 सेंटीमीटर औसत से अधिक ऊर्जा कहलाती है। तो आपको ध्यान में रहे, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन, हाँ तो 102 नंबर के क्वेश्चन का आपको सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, जो आपका 125 है। ओके, 125 से 150 सेंटीमीटर औसत से अधिक ऊर्जा माना जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
एक मिनट गाइस। ओके, यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसके कोड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा है, डी वाला सही है। मतलब आपके जो कथन है वो कौन कौन से सही है आपको ध्यान में रखना है। आपके जो है कथन, ओके गाइस, ये है आपके 1, 2 और 4 कथन सही है। यानी जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है निम्न वर्षा का क्षेत्र है। कैसा? निम्न वर्षा का क्षेत्र है। और जो आपका है 75 से 100 सेंटीमीटर वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है। और यहाँ पे आपका यानी आपका पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन आपका यानी चौथा वाला लास्ट वाला कथन सत्य होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गाइस, चलिए, कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो नीमच, भिंड, ग्वालियर, मुरैना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 103 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर आपका होगा मुरैना। मुरैना में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। देन बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? पाला, ओला, मठाला या सियाला। तो गाइस 104 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मावठा कहा जाता है इसे। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पे स्थित है? यानी मौसम का पता लगाने वाली जो आपकी वेधशाला है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। 105 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर में है आपकी ऋतु वेधशाला। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में स्थित है? मालवा, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका उत्तर आपको सही याद रखना है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ओके, इसमें आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान उपस्थित है और वो आपका है पचमढ़ी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है, आपको बताना है आपकी जो शीत ऋतु है वो कब आती है? मार्च से जून में, जुलाई से अक्टूबर में, नवंबर से फरवरी में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, आपका जो नवंबर से फरवरी वाला समय है वो आपका शीत ऋतु कहलाता है। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका जो मार्च वाला महीना है वो सर्वाधिक तापांतर वाला महीना होता है। देन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, विंध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। 109 नंबर का क्वेश्चन और इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है विंध्य प्रदेश। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गाइस, चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानिए। भिंड और मुरैना, मंडला और बालाघाट, रतलाम और मंदसौर, उपरोक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा मंडला और बालाघाट। ओके, भिंड और मुरैना तो सबसे कम वर्षा होती है यहाँ पे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल या गोवा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। बढ़ेंगे गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वन भूमि का कितना प्रतिशत है? 25, 30, 31 या 38। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो 112 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही होगा 31%। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में वन भूमि का कितना प्रतिशत है? तो 31% है। ओके, देन बढ़ते हैं आगे। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, पांच भागों में आपके जो है वर्गीकरण किया गया है वनों का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो गाइस ध्यान में रखना है, सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में कथन सत्य है। ये वन 100 से
150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता पाई जाती है। ये वन मंडला है ये, ओके। और बालाघाट, सीधी जिलों में पाए जाते हैं। ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका जो 115 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा माउथ प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, चलिए गाइस, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे हम, ये वाला थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है, चलिए 115 नंबर का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन क्या है? ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर, देखिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। ये वन मंडल बालाघाट, सीधी जिलों में पाए जाते हैं। ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपका कुट दिया है, ओके। और इन कुट में से आपका जो आंसर क्या है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो आपका जो 116 नंबर का क्वेश्चन है, ये सी सही है, यानी 2, 3 और 4 सही है। इसका मतलब आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि पाए जाते हैं, यानी सेकेंड कथन आपका सही है। आपका जो तीसरा कथन है ये भी सही है। ये वन मंडल बालाघाट, सीधी जिलों में पाए जाते हैं और ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागौन, बीजा, सेजा, कीकर, बबूल या सभी? तो आप लोगों को 116 नंबर का आंसर नोट डाउन कर लेना है गाइस यहाँ पे। तो आपका होगा ओके सी, कीकर और बबूल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आपका है, चलिए, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शिवपुरी, निमाड़, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका जो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा है, उस क्षेत्र में आपका सागौन के घने वनव्रत पाए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे, चलिए, निम्न में से किस प्रकार के वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत या सभी में? तो गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपके जो आरक्षित वन है, रिजर्व क्षेत्र, इनमें शासन का कड़ा नियंत्रण रहता है, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो है सर्वाधिक वन पाया जाता है, सागौन का पाया जाता है, ओके। बढ़ेंगे कीट, साल बोटर लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? जो आपका कीट था और उसका नाम था साल बोटर, इसके लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? सागौन, यूकेलिप्टस, साल या खैर? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका साल वृक्ष था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो 1975 है, वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो गाइस यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पे है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, और एग्जाम में बार बार देखे जाने वाला क्वेश्चन, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जबलपुर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो गाइस, वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP,
आप लोगों को ध्यान में रखना है, बालाघाट जिले में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? आपको ध्यान में रखना है, आपके इंदौर में है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है गाइस? तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? 125 का। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका कहाँ है गाइस? शिवपुरी में है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन रक्षकों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना, ये जो ट्रेनिंग दी जाती है आपकी कहाँ दी जाती है? अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन, तीनों स्थान पर दी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपका है, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को उत्तर ध्यान में रखना है, 127 नंबर का बैतूल और रीवा दोनों में है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो आपका अपना मध्य प्रदेश है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, 1970 में किया था। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए, मध्य प्रदेश के उस समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके गाइस, 130 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृक्ष में आते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके खंडवा में आते हैं। ओके गाइस, तो गाइस यह था आज का इम्पोर्टेंट सेशन और जीके की शानदार क्लास। कल हम गाइस एक वीडियो जीके का लेके मिलेंगे जिसमें पूरा ही कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। देन गाइस यहाँ पे बता दूँ आपको कि कल बायोलॉजी का भी क्लास लाया जाएगा। आज किसी कारण से लेट हो गए गाइस, इसीलिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन कल कल आखिरी मौका है और कल आपकी क्लास बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी की और जीके की। देन नेक्स्ट डे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही कंप्लीट कर दी जाएगी। और आप लोग पुराने वीडियो के रिवीजन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए गए हैं। देन गाइस आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। ओके गाइस, थैंक यू।